गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डेट है आज 30 जून 2022 और आज के एडिटोरियल डिस्कशंस में हम दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक जो है ये रोजगार निर्माण से लिया गया है। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे पर जो टीचर आर्टिकल पब्लिश हुआ था उससे लिया गया है। इसे आप पेपर 4 से रिलेट कर सकते हैं। इसके टॉपिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आप रिलेट कर सकते हैं। उसके साथ में जो नेक्स्ट फीचर आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये हेल्थ से रिलेटेड है और इसे आप पेपर 3 डिफिशियंसीज डिसीज से आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और अपने डिस्कशंस को एक नया आयाम देते हैं। इस डिस्कशन के बाद जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों की सूची को मैंने आपके साथ साझा किया हुआ है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग जो प्रश्न बन सकते हैं वो आपके सामने मैंने दिए हुए हैं और मेंस के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैंने आपके सामने शेयर करने की कोशिश की हुई है। एक बात और कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के जो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उनके आंसर्स मैं डिस्कशंस के बाद ही स्लाइड में शेयर कर दूंगा। मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको हल करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं और एक कोटेशंस पढ़ते हैं। फ्रेडरिक सी मॉसेर का एक कोटेशन जो मुझे मिला हुआ था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यह सबसे अच्छा है कि लोक प्रशासन को परिभाषित ना किया जाए। देखिए कुछ मायने में ये नेगेटिव मीनिंग्स भी दे रहा है और अगर इसको डीप एनालिसिस किया जाए तो ये पॉजिटिव आयाम भी यहाँ से ये दे रहा, सकारात्मक पहलू भी इसके खुल रहे हैं। मैंने इसे इसलिए आपके साथ शेयर किया हुआ है। देखिए लोक प्रशासन को जब हम समझते हैं तो इसमें राज्य द्वारा प्रदत्त वो सभी सेवाएं सम्मिलित हो जाती हैं जिन्हें कार्मिकों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इसे लोक सेवा कहते हैं और इस प्रकार से लोक सेवा जिन कार्मिकों के माध्यम से संचालित की जाती है उस समूह को लोक प्रशासन कहते हैं। परंतु समझने वाली बात यहाँ पर यह है, क्या सिर्फ कार्मिकों के माध्यम से ही लोक सेवा होती है? उदाहरण के तौर पर एक अनएम्प्लॉयड पर्सन रास्ते में पड़े हुए पत्थर के लिए अगर अलग कर देता है, हटा देता है उसे रास्ते के रोड़ा बनने से, तो ये भी तो जन सेवा है, ये भी तो एक लोक सेवा है। तो क्या इसे आप लोक सेवा में काउंट नहीं करेंगे? और अगर ये लोक सेवा है तो इस तरीके की बहुत सारे तंत्र के माध्यम से ऐसी लोक सेवाएं की जा रही हैं। तो क्या इस लोक प्रशासन शब्द से उन सभी लोगों को सम्मिलित किया गया है क्या? तो इस तरीके से फ्रेडरिक सी मॉसेर ने इस चीज को बताया है कि लोक प्रशासन को सीमित शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। उससे पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा, इससे इतर भी कुछ आर्टिकल आते हैं। मेरा फोकस है कि एमपीपीएससी में जो आर्टिकल रोजगार निर्माण से आ रहे हैं उनको प्राथमिकता के तौर पे लिया जाए और उन पे एक अवलोकनात्मक रवैया या अवलोकन अपना प्रस्तुत किया जाए। दूसरी चीज़, आज थोड़ा सा नॉइज़ आपको आ सकता है। रेगुलर ये स्थायी निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं इनके प्रचार के माध्यम से बार बार मुझे रिकॉर्डिंग को पॉज करना होता है। फिर भी मैंने कोशिश की हुई है कि डिस्कशंस के दौरान कम से कम नॉइज़ आप रिकॉर्ड हो या आपको स्पष्ट आवाज़ आए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। तो यहाँ पर हम संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जो 23 जून को मनाया गया है, हम इस पर बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन कौन से पहलू या कौन कौन से आयाम उजागर होते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेट लिख लेते हैं जो एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 23 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है? तो ये 2022 की जो थीम है, कोरोना के सबक के संग लक्ष्य की ओर बढ़ें, ये इसकी थीम है। बात करते हैं इसके कोर में उतरने की
तो कोर में उतर के हम देखते हैं कि लोक सेवा। तो लोक सेवा पर जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि लोक सेवा क्या कहलाएगी। तो लोक सेवा ऐसी सरकारी सेवाएं जो जनता के हित के लिए राज्य द्वारा नियोजित सभी कार्मिकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं, और सभी सेवाओं को समूहित रूप से लोक सेवा कहते हैं। अब इसकी बात आती है कि ये कितने प्रकार की होती हैं। तो याद रखिएगा, जो लोक सेवा होती है, प्रशासन के तो दो अंग हो जाते हैं, सैनिक और असैनिक, लेकिन लोक सेवा में जो काउंट होती है वो सिर्फ असैनिक शाखा काउंट होती है, ना कि सैनिक शाखा। इस बात को आपको याद रखना है कि लोक प्रशासन या लोक सेवा में सिर्फ असैनिक शाखा ही गिनी जाती है, सैनिक शाखा नहीं गिनी जाती है। इसके थोड़े ऐतिहासिक पहलू पे बात करते हैं कि यूएनओ ने इसे कब मनाना शुरू किया था। तो यूएनओ ने इसको 2002 में ड्राफ्ट प्रस्तुत किया हुआ था महासभा ने, और उसके बाद में 2003 में इसको मनाना प्रारंभ किया गया था, प्रतिवर्ष 23 जून को। ये इसका इतिहास था। अब हम इसके उद्देश्य के ऊपर हम बात करते हैं। उद्देश्य में पहला उद्देश्य जो इसमें लिखा हुआ कि लोक सेवकों का महत्व आम जन को पता चले, उसके कहने का मतलब ये है कि देखिए, लोक सेवक 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन निरंतर अपने काम में व्यस्त होते हैं, लेकिन वो क्या बलिदान दे रहे हैं, वो क्या सैक्रिफाई कर रहे हैं, क्या क्या उन्होंने छोड़ा हुआ है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जनता अवगत हो सके, एक आम आदमी को ये सारी चीज़ें पता चल सके कि लोक सेवा या लोक सेवक कितनी ज़्यादा कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। उसके साथ साथ में उनके सार्वजनिक सेवा के मूल्य और उनके गुणों की पहचान आम जन को कराई जा सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा इसका उद्देश्य होता है कि युवा वर्ग को आकर्षित किया जाए। इससे कहने का मतलब ये है कि युवा वर्ग अनएम्प्लॉयड जो है वो तो रोजगार के तौर पे आकर्षित होगा ही, उसके साथ साथ में इसके इस लाइन का जो डीप मीनिंग निकलता है वो ये है कि एमएनसी सेक्टर में या आईटी सेक्टर में या और भी प्राइवेट सेक्टर में जहां बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस पर युवा प्लेसमेंट ले रहे हैं, उन प्लेस्ड हो चुके युवाओं के लिए लोक सेवा की तरफ आकर्षित करना, ताकि समाज का कल्याण हो सके। क्योंकि आप देखिए ना, जब एक आईआईटीएंस एक कंपनी के लिए सर्व कर रहा होता है तो उन लोगों को आकर्षित करना, क्योंकि लोक सेवा में इतना ज़्यादा वेतन तो होता नहीं कि कंपैरिजन आप गूगल के सीईओ या किसी कंपनी के सीईओ के वेतन से आप किसी इवन डीएम तक की बात करता हूँ मैं, कि आप अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए भी आप काउंट करते हैं, एक आईएएस ऑफिसर्स के लिए भी काउंट करते हैं, इवन आप किसी राज्य के मुख्य सचिव के लिए भी काउंट कर लें, तो वेतन उतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन इनको समाज के क्षेत्र में काम करने का अवसर जरूर मिलेगा। तो इस लाइन का मतलब ये है कि वो युवा वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित करें। दूसरा उद्देश्य जो आता है इसमें वो है भविष्य की विकास प्रक्रिया हेतु रोड मैप तैयार किया जाए कि लोक सेवा किस माध्यम से अपने समाज का उद्धार कर सकते हैं, अतीत में हुई क्या गलतियां थी जिनको सुधारा जा सकता है और ये भविष्य में अच्छे परिणाम लेकर के आए, और बीते हुए कल से, जैसे इस बार की जो थीम ही है कोरोना के सबक के संग लक्ष्य की ओर बढ़े, तो कोरोना का पिछला क्या सबक था, उन सब गलतियों से, उन सब लापरवाहियों से या फिर कुछ अनुभवों से नई चीज को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ये उसका उद्देश्य रहा है। ये हमने वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इसके उद्देश्यों की चर्चा की हुई थी। इसी के साथ सिर्फ यहीं पर यह बात खत्म नहीं हो जाती है। इसको आप अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप समझ पाएंगे कि यार संसदीय प्रणाली में कितना ज़्यादा लोक सेवकों का महत्व है। देखिए, आप एक लोक सेवा जो होती है वो लोकतंत्र का संरक्षक है। विधि निर्माण से लेकर के आप अगर देखें तो उसके क्रियान्वयन तक सभी चीज़ों के पहलू लोक सेवकों से जुड़े हुए हैं। दूसरी ओर अगर हम इस पर बात करते हैं तो ये एक स्थायी कार्यपालिका का रूप है। और उसके बाद देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अनामिता का सिद्धांत का इनको पालन करना होता है।
आप देखिए ना कितने, इस पे मैं 2 मिनट का डिस्कशन लूँगा, हो सकता है कि 2 मिनट का समय इसमें ज़्यादा हो जाए, लेकिन मुझे ये ज़रूरी लगता है कि यहाँ पे इस चीज़ पे डिस्कशन किया जाए। अनामिका के सिद्धांत का अगर आप उदाहरण लेंगे तो ऐसे ढेर सारे आईएएस ऑफिसर्स और भी ऐसे लोक सेवक हैं जिनके उदाहरण आपको मिल जाएंगे। मैं बात करूंगा अभी आर्मस्ट्रॉन्ग पांगे की। इनको मिरेकल मैन कहा गया है और इसलिए इनको कहा गया है कि उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों में बिना गवर्नमेंट की मशीनरी की हेल्प लिए इन्होंने स्थानीय स्तर के सहयोग से ही वहां सड़क निर्माण की प्रक्रिया पूरी की हुई है। ऐसी जगह है पूर्वोत्तर के, ऐसे क्षेत्र जहां पर कनेक्टिविटी भी नहीं है, वहां पर स्थानीय स्तर के रोजगार, स्थानीय स्तर के सहयोग से आप सड़क बना रहे हैं, तो आप इससे आप उस क्षेत्र के लिए 24 घंटे और 12 महीने एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप नहीं समझ सकते या हम उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते अगर किसी एक क्षेत्र में सड़क 12 मासी ना हो तो। विकास की सभी बातें, सभी पहलू, सभी योजनाएं वहाँ व्यर्थ हो जाती हैं जहाँ कनेक्टिविटी ही नहीं होती है। तो इसलिए इनको मिरेकल मैन कहा गया है, आर्मस्ट्रॉन्ग पांगे को। उसके बाद में आपने अगर पिछले कुछ समय में आपने एक नाम चर्चा में आया था, संथा सीलानाया। ये चेन्नई की एक आईएएस है और 1973 के बैच की थी। तो इन्होंने चेन्नई में जल संकट जब उभर के आया था, तो इन्होंने हर घर में एक विशेष टाइप का टैंक बनाने की बात की हुई थी, जिसके माध्यम से जो वर्षा का जल था इसको इन्होंने स्टोर करवाया था। बहुत हद तक चेन्नई में ये चीज़ सफल हुई थी। और इसके बाद में आप देखेंगे कि अरुण सुंदरराजन एक केरल कैडर की एक आईएएस है। इनके लिए तो फोर्ब्स पत्रिका ने ऐसा आईएएस ऑफिसर कहा हुआ है जो एक व्यापारी की तरह सोचता है। आप सोचिए कि जब ऐसे लोग सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तो सिस्टम के सफल होने के कितने सारे आयाम खुल जाते हैं। उसी के साथ साथ में एक नाम अगर ना जोड़ा जाए तो ये चर्चा अधूरी रहेगी, वो है अशोक खेमका। इनका नाम ही इनकी पहचान है। अशोक खेमका 23 साल में 45 ट्रांसफर, 1991 के बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और भ्रष्टाचार उजागर करता इनको एक उपनाम मिला हुआ है। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पे इस चर्चा को हम विराम देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जब हम मूव करते हैं तो हम यहाँ देखेंगे अगला जो डिस्कशन का टॉपिक था ये है सिकल सेल डिसीज, SCD। देखिए अभी विश्व सिकल सेल रोग दिवस जो मनाया गया है वो 19 जून को मनाया गया है और ये भी एक रोजगार निर्माण का फीचर आर्टिकल है और ये डिफिशियंसी डिसीज में आता है। मैं इसको यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अभी वर्तमान में राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने जबलपुर के IIITDM में सिकल सेल रोग के समग्र प्रबंधन हेतु एक सेमिनार का आयोजन हुआ था। उसमें आप शामिल हुए थे आप सभी। तो इन तीनों हस्तियों ने इसके बारे में अपने अपने विचार रखे हुए थे। इसके स्वरूप पे हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, ये एक प्रकार की एनीमिया डिसीज है। मैं आपको पैराग्राफ तो आपके सामने है ही, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक्चुअल में ऐसी जेनेटिक डिसीज है जिसमें वंशानुगत एनीमिया होता है। एक्चुअल में इसमें जो रेड RBC होती है, वो रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो चंद्राकार आकार का शेप ले लेती है। नॉर्मली ये गोल होती है। तो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में 14 जिले इससे प्रभावित हैं, इस आनुवांशिक बीमारी से। साथ साथ मुख्य तौर पे वो क्षेत्र प्रभावित हैं जहां पर आदिवासी जनसंख्या निवास करती है, परंतु ये उन क्षेत्रों से भी अभी बाहर आ चुका है। तो सबसे ज़्यादा 14 जिले इससे मध्य प्रदेश के प्रभावित हैं। और इस वेबिनार में या इस सेमिनार में जो वर्कशॉप आयोजित की गई थी, तो जो गवर्नर थे, गवर्नर ने यह भी बताया हुआ है कि ये पूरे मानव समुदाय के लिए गंभीर चुनौती है और वक्त पर इसका इलाज हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, परंतु ये
जेनेटिक बीमारी है, तो इस पर कुछ खास इलाज तो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, परंतु बस यही है कि इसकी इन्होंने अगले 6 माह में लगातार टेस्टिंग पे बात की हुई है। उसके बाद में मध्य प्रदेश के सीएम ने भी इस पे अपने विचार रखे हुए हैं। उन्होंने यही कहा हुआ है कि जिस तरह कोविड समस्या का हमने जन सहभागिता से हल निकाला हुआ था, इस समस्या का भी हम हल निकालेंगे। और जागरूकता के लिए इन्होंने नुक्कड़ नाटक और सभाओं की भी बात की हुई है। और साथ साथ में यहाँ बोला गया है कि टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। और आप मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी बताया हुआ है कि यहाँ पे योग का सहारा लेकर के, देखिए इस बीमारी, ऐसी बीमारी जो वंशानुगत है, इसको योग के माध्यम से सही करने की बात की गई है। दूसरी चीज हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि जब वंशानुगत ये बीमारी आ जाती है तो आप समझ रहे हैं, जब एक नवजात इस बीमारी से पीड़ित होता है तो आप देखिए कि एनीमिया से पीड़ित एक व्यक्ति या सिकल रोग से, सेल्स रोग से पीड़ित एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास अवरुद्ध हो जाएगा। जो बच्चा बचपन से ही एनीमिया से पीड़ित है वो अपने शरीर के सभी ऑर्गन्स का सही विकास नहीं कर पाएगा। और जैसा कि कहावत ही है, अ हेल्दी ब्रेन्स लिव इन अ हेल्दी बॉडी। तो जब शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो कैसे कोई सही विकास कर पाएगा। तो आने वाले युवा वर्ग के लिए भी ये चुनौती है, क्योंकि ये फैल भी रहा है। 14 जिलों से निकल के इसकी जिलों की सीमाएं बढ़ रही हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में एक गंभीर बीमारी बन जाए। उसके प्रभाव में अगर हम चर्चा करें तो इस बीमारी के प्रभाव से, देखिए जब ऑक्सीजन आरबीसी ही छोटी हो जाएगी या चंद्राकार हो जाएगी तो ऑक्सीजन का सप्लाई कैसे होगा पूरी बॉडी में। उदाहरण के तौर पे अगर ऑक्सीजन का सप्लाई रुक भी जाता है तो दम घुटता है, या फिर इसके रुक जाने से चक्कर भी आ सकते हैं, ठीक है, जल्दी थकान हो सकती है। कोई भी युवा वर्ग में अगर इस बीमारी से पीड़ित है तो वो ज़्यादा मेहनती काम नहीं कर सकता। और उसके साथ साथ में सांस फूलना आदि इसके प्रभाव में शामिल होते हैं। उसके साथ साथ में मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाएगा। तो इस बीमारी के संकट को आप समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से मानव शरीर को प्रभावित करेगी। उसके साथ में इसके सुझाव यहाँ पे जो दिए गए हैं, देखिए इसके 2 सुझाव को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है कि व्यक्तिगत स्तर पे कोई इससे पीड़ित है तो क्या सुझाव ले सकता है, क्या उपाय वो कर सकता है, और शासन ने या सरकार ने क्या उपाय किए हुए हैं। तो व्यक्तिगत तौर पे तो नियमित व्यायाम जो ऑक्सीजन की सप्लाई को बराबर बना के रखती है, ऐसी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। या किसी भी एक्सरसाइज में अगर आप करते हैं तो उससे ऑक्सीजन का सप्लाई पूरी बॉडी में बढ़ता है। तो ये नियमित योग या व्यायाम से व्यक्तिगत स्तर पे इसका समाधान निकाला जा सकता है। दूसरी चीज़ संतुलित आहार, ये भी बहुत बड़ा हल होगा इस चीज़ का। तीसरी चीज़ है नियमित डॉक्टरी सलाह। देखिए कोई भी एक आनुवांशिक रोग है तो आपको नियमित तौर पर डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत तो होगी ही होगी। उसके साथ साथ में आयरन की गोलियाँ, ये चंद्राकार जो आरबीसी हैं, आयरन की गोलियों से इनकी संख्या बढ़ेगी। हालांकि वो उपाय तो नहीं है कि जो परमानेंटली इस डिसीज़ को ख़त्म कर सके, परंतु बहुत हद तक इसके प्रभाव को कम करने में सफल हो सकता है। उसके बाद में आते हैं हम शासकीय प्रयास पे। तो 2016 में दिशा निर्देश केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए थे। बाद में हम देखते हैं कि 2018 में भी इस पर मसौदा तैयार किया गया था। और उसके साथ में एक चीज़ जो है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से 4 बीमारियों की पहचान कराने के लिए एक जो मिशन लेवल पे काम चल रहा था वो यही था कि इसमें 4 जो 4 डिसीज़ हैं इनकी पहचान होती थी और अभी भी होती थी। जन्म दोष, बाल अवस्था की बीमारियां, कमियां और विकासात्मक विलंब एवं अशक्तता की शीघ्र पहचान और प्रारंभिक हस्तक्षेप करना उन बीमारियों के बढ़ने में। तो इनके तहत इस सिकल सेल एनीमिया को कंट्रोल किया जा सकता था। इसके साथ साथ में मैं एक सुपरविजन आंकड़े उस पर मैं आपको देना चाहूँगा कि अनुमानित तौर पर वैश्विक जनसंख्या का 5% जो है वो हीमोग्लोबिन विकार, विशेष रूप से सिकल सेल रोग जो है या थैलीसीमिया के जीन का वाहक है। और
एक चीज और इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये वंशानुगत बीमारी है, ना कि संक्रामक। और हर वर्ष में 30,000 से अधिक बच्चे गंभीर हीमोग्लोबिन विकार के साथ जन्म लेते हैं। इसी के साथ साथ में ये अफ्रीका और एशिया में सबसे सामान्य सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। हमने बात की आज अपने दोनों टॉपिक्स पर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जब हम मूव करते हैं तो डिस्कशन के पहले मैंने प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस आपके सामने रखे हुए थे, उनके आंसर्स यहाँ पर हैं। इसी के साथ हम आज का डिस्कशन पूरा करते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन में फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।